हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नर्सिंग ए टू जेड के प्लेटफॉर्म पर। आज अपन पढ़ने वाले टॉपिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। इसके दो पार्ट पढ़ लिए थे, आज थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे हुए क्वेश्चन पे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट मेडिकेशन एरर अकर व्हेन नर्स, यानी सबसे ज्यादा मेडिकेशन एरर कब होते हैं। इज केयरिंग फॉर टू मेनी क्लाइंट्स, fails to follow routine procedure, is administering unfamiliar medication, is responsible for administering numerous medication। तो इन सब की वजह से क्या होते हैं, मेडिकेशन एरर्स। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा यानी मोस्ट, सबसे ज्यादा किसकी वजह से होगा। सबसे ज्यादा होगा कि जब नर्स जो या नर्सिंग ऑफिसर अपना रूटीन प्रोसीजर फॉलो नहीं करेगा, उसकी वजह से क्योंकि रूटीन प्रोसीजर में क्या आता है, 5 राइट्स। अपने 5 राइट्स, अगर यदि नर्स 5 राइट्स का ध्यान नहीं रखेगी तो सबसे ज्यादा मेडिकेशन एरर होने के चांस है। तो 5 राइट क्या है, राइट पेशेंट, right dose, right drug, right time and right route। तो क्या हुआ कि सबसे ज्यादा मेडिकेशन क्या क्या बच गया, राइट रूट। कि सबसे ज्यादा मेडिकेशन एरर कब होंगे, जब नर्स अपने रूटीन प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेगी, अपने 5 राइट्स का ध्यान नहीं रखेगी, तो सबसे ज्यादा मेडिकेशन एरर होने के चांस है। ठीक है, तो एक बार देखिए मेडिकेशन एरर कब कब हो सकते हैं। मेडिकेशन एरर कब कब हो सकते हैं, देखिए पहला ड्यूरिंग मेडिकेशन प्रिपरेशन, या जब नर्स मेडिकेशन प्रिपेयर कर रही हो तब चांस है कि मेडिकेशन एरर हो सके। तो मेडिकेशन एरर कब, जब नर्स क्या कर रही हो, मेडिकेशन का प्रिपरेशन कर रही हो। तो प्रिपरेशन के टाइम कौन कौन सी एरर होने की चांस सबसे ज्यादा है। प्रिपरेशन के टाइम से सबसे पहला है कि इनकरेक्ट डोजेज कैलकुलेशन, यदि नर्स अब डोज एकदम अच्छी तरह कैलकुलेट नहीं कर पाएगी तो सबसे ज्यादा चांस है कि जब कैलकुलेशन नहीं कर पाएगी तो मेडिकेशन एरर हो जाएगा। और क्या है, सिमिलर ड्रग नेम की वजह से, कि यदि सिमिलर ड्रग नेम का एग्जांपल देखिए, एक बार एग्जांपल ड्रग है ओलेंजापिन और ओमलिशार्टन। उनके दोनों का नाम सेम सा लग रहा है, बट यदि नर्स को ओलेंजापिन देनी है और ओलेंजापिन की जगह उसने क्या दे दी, ओमलिशार्टन, तो क्या हो गया, मेडिकेशन एरर हो गया। तो आपको पता होना चाहिए ओलेंजापिन कौन सी है, एंटीसाइकोटिक में कौन सी कैटेगरी है, एटिपिकल। पता होना चाहिए बेटा, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओमलिशार्टन क्या है, एंजियोटेंसिन सेकंड ब्लॉकर ड्रग है, यानी हाइपरटेंसिव कंडीशन में दिया जाता है। और क्या मेडिकेशन ड्यूरिंग प्रिपरेशन टाइम पे और क्या एरर होने की चांस है कि इनएडिक्वेट ड्रग नॉलेज, यदि किसी ड्रग की नॉलेज नहीं है और वो नर्स उसको ड्रग दे रही है, यानी कौन से रूट से देना है, जैसे देना है आईवी और दे दिया उसको आईएम, तो मेडिकेशन एरर हो गया। तो यानी ये क्या टाइम है, ड्यूरिंग, यदि कोई नर्स मेडिकेशन प्रिपेयर कर रही है तो इनकी वजह से मेडिकेशन एरर होने के चांस है। और मेडिकेशन एरर कब कब हो सकते हैं, देखिए और मेडिकेशन एरर कब हो सकते हैं, ड्यूरिंग मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन यदि जब नर्स ड्रग एडमिनिस्टर कर रही हो तब चांस है कि मेडिकेशन एरर हो जाए। तो कौन कौन से, कि अपने 5 राइट्स को फॉलो ना कर पाए, फेलियर टू फॉलो 5 राइट्स फेलियर,
ठीक है। और कब हो सकता है, यदि नर्स ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है और कोई क्या हो जाए, इंटरप्शन हो जाए या डिस्ट्रक्शन हो जाए, इसकी वजह से भी मेडिकेशन एरर होने की चांस है। और क्या है, पुअर कम्युनिकेशन फिजिशियन और नर्स के बीच में, फिजिशियन और नर्स के रूप में या फार्मासिस्ट के बीच में यदि पुअर कम्युनिकेशन है तो उसकी वजह से भी मेडिकेशन एरर होने की चांस है। तो ठीक है, ये कब है, ड्यूरिंग मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड देखिए, और कब चांस है बेटा, ड्यूरिंग मेडिकेशन डॉक्यूमेंटेशन। यदि नर्स जैसे उसने 10 बजे मेडिकेशन दिया और डॉक्यूमेंटेशन कर दिया 12 बजे, तो 2 आवर्स का गैप आ जाएगा और 6 आवरली देनी होगी। यदि किसी नर्स को 6 आवरली ड्रग देनी होगी, 10 बजे दे दिया, डॉक्यूमेंटेशन 12 बजे किया है, तो कब देगा वो, 6 बजे देगा। यानी 6 घंटे का गैप होना चाहिए था, कितने घंटे का हुआ, 8 घंटे का। तो ये भी क्या एक प्रकार का मेडिकेशन एरर है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाएंगे, उसकी वजह से भी मेडिकेशन एरर होने के चांस है बेटा। और कब होने की चांस है, और कब होने की चांस है, देखिए, इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग और फॉलोअप। यदि पेशेंट को मेडिकेशन दे दी अपन ने, नर्स ने मेडिकेशन दे दी है और उसके एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट को अपन प्रॉपर फॉलो नहीं करेंगे और उसके मान लो साइड इफेक्ट हो गया, उन साइड इफेक्ट का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो ये भी बेटा एक प्रकार का क्या है, मेडिकेशन एरर। तो ये 4 टाइप के मेडिकेशन एरर होते हैं। कब कब देख लिया, कब कब होता है, प्रिपरेशन के टाइम पे होता है, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन टाइम पे होता है, डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे होता है, और इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग यानी फॉलोअप के टाइम पे होता है। ध्यान रखना, तो ये ध्यान रखना 5 सबसे ज्यादा चांस कब होते हैं, रूटीन प्रोसीजर को जब फॉलो ना कर पाए, रूटीन प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर पाए, यानी 5 राइट्स में। और 5 राइट्स में से सबसे ज्यादा बेटा कब होंगे, वो आगे बताता हूं मैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए बेटा, नर्सिंग मेडिकेशन एरर मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन हॉस्पिटल आर, यानी वही पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा मेडिकेशन एरर कब होंगे। तो देखिए, ठीक है, तो एरर रिलेटेड टू रॉन्ग डोजेज एंड इन्फ्यूजन, यदि पेशेंट को गलत डोज दी गई हो और इन्फ्यूजन रेट भी गलत हो। एरर रिलेटेड टू रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट, एरर रिलेटेड टू रॉन्ग रूट, एरर रिलेटेड टू रॉन्ग ड्रग। मैंने बताया था आपको 5 राइट्स में क्या था, राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट ड्रग, राइट टाइम एंड राइट रूट। इसमें से भी बेटा सबसे ज्यादा मेडिकेशन एरर होने की चांस कब है, राइट डोज। यदि पेशेंट को राइट डोज नहीं देते हैं, तो राइट डोज नहीं दी है, वो एक प्रकार का क्या है, मेडिकेशन एरर। वो तो सबसे ज्यादा गलती अभी नर्सिंग यहीं पे होती है कि उसको देनी होती है, मान लो 75 mg देनी है और उसकी जगह अपन ने 50 mg दे दी। ये अधिकतर गलतियां होती है। तो क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा गलतियां कहाँ पे होती है, सबसे ज्यादा मेडिकेशन एरर कब होते हैं, जब एरर किससे रिलेटेड हो, राइट डोज और इन्फ्यूजन रेट से। तो फर्स्ट आंसर इसका बेटा राइट आंसर चला जाएगा। ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये अपने डाटा है इनको याद करने पड़ेंगे बेटा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट प्रायोरिटी टू बी डन व्हेन नर्स मेक ए मेडिकेशन एरर, यदि किसी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि पेशेंट में मेडिकेशन एरर हो गया तो नर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, नर्स को फर्स्ट रोल क्या है यदि मेडिकेशन एरर हो जाए तो, असेस द पेशेंट कंडीशन, फर्स्ट ये है, नोटिफाई फिजिशियन इंचार्ज, एरर टाइप, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ एरर, और चार्ट मेडिसिन इन पेशेंट रिकॉर्ड। देखिए बेटा,
तो देखिए, यदि मेडिकेशन एरर हो जाए तो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। देखिए, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन मेडिकेशन एरर अकर। तो सबसे पहले अगर मेडिकेशन एरर हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, असेस करना चाहिए। क्या करना चाहिए? असेस करना चाहिए किसको? पेशेंट की कंडीशन को। असेस पेशेंट की कंडीशन को असेस करना चाहिए। तो उसमें उसके वाइटल साइंस को चेक करना चाहिए। यदि उनमें अबनॉर्मलिटी आ रही है तो उसके लिए ट्रीटमेंट देंगे और क्या करेंगे और पेशेंट में यदि हार्म हो रहा है उसकी वजह से उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले नर्सिंग प्रायोरिटी क्या है? पेशेंट की कंडीशन को असेस करना है। उसके बाद क्या करेंगे? नोटिफाई किसको? फिजिशियन को बताएंगे कि हमसे ये मेडिकेशन एरर हो गया है, तो इसको थोड़ा सुधारिए। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? मॉनिटर करेंगे पेशेंट को। और क्या कर देंगे? डॉक्यूमेंटेशन, यानी किस टाइप का मेडिकेशन एरर हुआ है। उसके बाद क्या कर देंगे? डॉक्यूमेंटेशन कर देंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे। इस मेडिकेशन एरर को रिपोर्ट करेंगे थ्रू प्रॉपर चैनल। तो सबसे पहले क्वेश्चन अधिकतर ये पूछा जाता है कि सबसे पहले क्या करेंगे? पेशेंट की कंडीशन को असेस करेंगे बेटा, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ओके, तो ऑप्शन ए इज इसका राइट आंसर है। ठीक है बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। What is the nurse's responsibility in an unusual situation when administer wrong medication only? यदि किसी पेशेंट को गलत मेडिकेशन दे दी है, रॉन्ग मेडिकेशन दे दी है, तो सबसे पहले नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? कीप इट सीक्रेट नहीं बेटा, इसको सीक्रेट नहीं रखेंगे। अगर सीक्रेट रख लिया तो उसके एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, उसके पेशेंट के अंदर कुछ भी हो सकता है, एलर्जी कंडीशन हो सकती है या हार्ट फेल वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सीक्रेट नहीं रखेंगे। इन्फॉर्म द सिस्टर इन चार्ज नेक्स्ट डे। बेटा नेक्स्ट डे तो पेशेंट बचे ना बचे क्या पता, तो ये भी गलत है। आस्क द पेशेंट टू वोमिट, पेशेंट से बोलेंगे वोमिट इट आउट इमीडिएटली, तुरंत वोमिट करेगा एंड इन्फॉर्म डॉक्टर। हाँ बेटा, ये ऑप्शन राइट है कि पेशेंट क्या बोलेंगे कि अभी इमीडिएटली आप वोमिट कर दीजिए, जिससे कि वो मेडिकेशन ओनली ली गई है वो बाहर आ जाए। उसके बाद क्या करेंगे? डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देंगे। फिर राइट इट इन द रिपोर्ट बुक में बाद, ये थर्ड पॉइंट है बेटा, मैंने पढ़ाया था आपको। सबसे पहले क्या करेंगे? पेशेंट कंडीशन को असेस करेंगे, फिर नोटिफाई फिजिशियन, फिर मॉनिटर और डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन थर्ड पॉइंट है बेटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पेशेंट को बोलेंगे वोमिट करे, उसके बाद डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे। तो आंसर सी इज राइट आंसर। ओके बेटा, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो अब सारे ऑप्शन पढ़िए कि मेडिकेशन एरर कितने टाइप के होते हैं, मेडिकेशन एरर अगर हो जाए तो नर्सिंग रोल क्या है अपना, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू प्रिवेंट मेडिकेशन एरर एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट अच्छी तरह पढ़िएगा। एक्सेप्ट कि क्या करता है कि मेडिकेशन एरर से कौन सी कंडीशन बचा सकती है, केवल एक को छोड़कर। ठीक है, रीड ऑल ऑर्डर केयरफुली। हाँ बेटा, जितने भी ऑर्डर्स है उनको केयरफुली पढ़ना चाहिए। आस्क क्वेश्चन इफ नॉट अंडरस्टैंडिंग। हाँ बेटा, यदि समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है या कितनी डोज लिखी हुई है तो आप वापस क्वेश्चन पूछिए डॉक्टर से, फिजिशियन से। ठीक है, नेक्स्ट यूज एट लिस्ट वन वे टू आइडेंटिफाई। बेटा ये गलत हो जाएगा। बताऊंगा मैं कि दो आइडेंटिफायर होने चाहिए, एक नहीं। इसमें बोल रखा है एक आइडेंटिफायर नहीं, दो आइडेंटिफायर होना चाहिए, उसके द्वारा रिचेक होना चाहिए मेडिकेशन को। ठीक है, लर्न अबाउट अ ड्रग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो ड्रग अपन एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ो, उसके बारे में अपन को नॉलेज भी होनी चाहिए। ये आपको मैंने पहले बताया, नॉलेज होनी चाहिए। तो तीन ऑप्शन सही है बेटा, ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन गलत क्यों है? क्यों हमेशा यदि किसी को मेडिकेशन दे रहे हैं तो उसको चेक करवाना चाहिए, उस मेडिसिन को चेक करवाना चाहिए किसके? दो आइडेंटिफायर,
दो आइडेंटिफायर होने चाहिए उसको चेक करवाने के लिए। और रीचेक के लिए 3 स्टेप है कि कैसे कैसे चेक होगा वो आपको बताऊंगा, वो 3 स्टेप में होता है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बेटा, ठीक है। तो 2 आइडेंटिफायर की रिक्वायरमेंट होती है, ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्योंकि ये गलत है, ये गलत है। और क्वेश्चन ने क्या पूछा है, एक्सेप्ट, ठीक है बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Before administering the medication to a patient, a nurse the check prescription। कितने टाइम प्रिस्क्रिप्शन को चेक करना चाहिए यदि कोई पेशेंट को नर्स मेडिकेशन दे रही है? तो अपनी ध्यान रखना 3 सेफ्टी चेक होना चाहिए बता, 3 सेफ्टी चेक होना चाहिए। और कब कब चेक करना चाहिए ये देखिए। फर्स्ट सेफ्टी चेक, जो फर्स्ट सेफ्टी चेक होती है वो कब होनी चाहिए, जब नर्स क्या हो, रीड कर रही हो, किसको, रीड प्रिस्क्रिप्शन को रीड कर रही हो, प्रिस्क्रिप्शन को रीड कर रही हो, और रिमूव कर रही हो किसको, ड्रग को, फ्रॉम सेल्फ यदि सेल्फ से यानी दराज से यदि मेडिकेशन बाहर निकाल रही है तो फर्स्ट चेक कब होना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन टाइम और रिमूव मेडिकेशन को बाहर निकाल रही हो। सेकेंडरी चेक कब होगा बेटा, सेकेंडरी चेक होगा कैलकुलेशन, जब नर्स क्या कर रही हो, कैलकुलेशन कर रही हो, किसके, कैलकुलेशन ऑफ ड्रग का कैलकुलेशन कर रही हो। और थर्ड सेफ्टी चेक कब होगा, थर्ड सेफ्टी चेक होगा जब मेडिकेशन को नर्स वापस सेल्फ में रख रही हो, यानी पुटिंग बैक मेडिकेशन को वापस सेल्फ में रख रही हो। तो 3 सेफ्टी चेक होने चाहिए जब भी कोई नर्स किसी पेशेंट को क्या दे रही है, मेडिकेशन। तो क्वेश्चन भी क्या पूछ रहा है, 3 टाइम्स चेक होना चाहिए बेटा। आई होप ये भी आपको समझ आएगा, ये बेटा याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू अंश्योर सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज करेक्ट। यदि सेफ ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं यानी मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो कौन सा एक्शन करेक्ट, एकदम करेक्ट होगा। आइए, मेक श्योर द क्लाइंट इज इन द राइट रूम, हाँ होना चाहिए राइट रूम में। चेक द नेम बैंड ऑफ द क्लाइंट, हाँ ये भी चेक करना चाहिए। हैव द क्लाइंट रिपीट हिज नेम, हाँ बेटा ये भी ठीक है। नोट द फिजिशियन, नहीं बेटा ये तो कुछ इससे है कि क्या करना चाहिए कि यदि किसी पेशेंट को नर्स मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है तो उसको कैसे चेक करना चाहिए कि पेशेंट वही है। तो अपन पेशेंट के पास जाएंगे, उससे बोलेंगे कि वो आप अपना नाम बताइए। यदि पेशेंट वो अपना नाम बताता है और वो मैच कर रहा है कि इसी पेशेंट को मेडिकेशन दे रही है तो उसको अपन मेडिकेशन दे देंगे। यदि एक ही नेम के 2 पेशेंट है तो फिर एज से कंफर्म करेंगे, फर्स्ट नेम से करेंगे देन फिर एज से कंफर्म करेंगे। तो पेशेंट को खुद से रिपीट होना चाहिए, पेशेंट खुद रिपीट करना चाहिए कि मेरा नाम ये है, ठीक है। तो हैव द क्लाइंट रिपीट हिज नेम, हाँ बेटा राइट, सी इज राइट आंसर कि क्लाइंट खुद बताएगा अपना नाम क्या है। क्लाइंट के पास जाएंगे, हम उससे पूछेंगे आपका नाम क्या है। यदि वो बोलता है रमेश है और अपन को रमेश को ड्रग देनी है तो अपन उसको दे सकते हैं, क्योंकि पेशेंट ने खुद ने कंफर्म किया है कि मैं रमेश हूँ, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे गलती होने की चांस सबसे कम है, तो ये ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए नर्स इज टीचिंग अबाउट मेडिकेशन सेफ्टी टू पेरेंट, यानी मेडिकेशन सेफ्टी के बारे में किसी पेरेंट्स को बता रही है। विच फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय पेरेंट्स इंडिकेट दैट टीचिंग हैज बीन इफेक्टिव। तो कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है कि जिससे अपन को पता चल सके कि अपन ने जो टीचिंग दी है वो एकदम इफेक्टिव है। आई विल ट्राई माई नैनी टू टेक केयर ऑफ मेडिकेशन, नहीं बेटा ये ऐसा क्वेश्चन क्या ये ऑप्शन बोल रहा है कि मैं अपने दाई को बता दूंगी कि मेडिकेशन की केयर कैसे करनी है। नहीं बेटा, अगर अपन ने पेशेंट को खुद को यानी उसके पेरेंट्स को समझाया है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद की है, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो अपनी दाई को समझाएगी, नहीं बेटा, तो ये ऑप्शन गलत चला जाएगा। आई विल कीप ऑल मेडिकेशन इन मेडिकेशन कैबिनेट, हाँ बेटा ये सही आंसर है। आई विल डिस्कार्ड ऑल ओल्ड मेडिकेशन, नहीं बेटा सारी ओल्ड मेडिकेशन को डिस्कार्ड करने की जरूरत नहीं है।
एक्सपायर्ड मेडिकेशन को डिस्कार्ड करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत चला जाएगा। आई विल कीप मेडिकेशन इन माई पर्स, नहीं, पर्स में मेडिकेशन थोड़ी रखनी चाहिए, मेडिकेशन का अपन चाहिए मेडिकेशन कैबिनेट के अंदर होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर बेटा, कि ये स्टेटमेंट बताता है कि जो अपन ने टीचिंग दी है वो एकदम इफेक्टिव है कि मेडिकेशन को मेडिकेशन कैबिनेट के अंदर रखिए। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नर्स सेलेक्ट द रूट फॉर एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू, यानी नर्स को जो मेडिकेशन देनी है उसका रूट कौन सेलेक्ट करेगा, तो बेटा जो फिजिशियन होता है वो प्रिस्क्राइब कर रहा है वही उस रूट को, वो जो मेडिकेशन का रूट है वही सेलेक्ट करेगा, यानी प्रिस्क्राइबर ही उस ड्रग का रूट सेलेक्ट करेगा। तो बेटा क्या आंसर देगी, हॉस्पिटल पॉलिसी? नहीं बेटा, द प्रिस्क्राइबर ऑर्डर, हाँ प्रिस्क्राइबर ऑर्डर ही मेडिकेशन को किस रूट से देना है वही सेलेक्ट करेगा। द टाइप ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर नहीं, द क्लाइंट साइज एंड मसल्स मास नहीं बेटा, कि वही प्रिस्क्राइबर वो तय करेगा कि कौन सी IM देनी है, कि IV देनी है या ओरली देनी है, ठीक है, या अदर रूट से देनी है, वो कौन सेलेक्ट करेगा, जो प्रिस्क्राइब कर रहा है मेडिकेशन। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following is a method of effective control of pain? इसमें से कौन सा मेथड है जो पेन को इफेक्टिव रूप से कंट्रोल कर सकता है इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, जो ऑपरेशन के बाद जो पेशेंट को पेन हो रहा है उसको कौन कंट्रोल कर सकता है, एंड दोज विद क्रोनिक पेन, यानी लंबे समय से वो पेन है तो कौन से रूट से ड्रग देनी चाहिए, यानी कौन सा मेथड इफेक्टिव है कि उस पेन को वो कंट्रोल कर सके। ट्रांसम्यूकोजल, पेरेंट्रल, ट्रांसडर्मल और इंट्रास्पाइनल, हाँ बेटा इन चारों रूट से ड्रग्स दे सकते हैं, इनके द्वारा पेन कंट्रोल हो जाएगा। पर सबसे बेस्ट कौन सा होगा, सबसे बेस्ट क्या होगा, जो लंबे समय तक, जो लॉन्ग टाइम पेन को कंट्रोल कर सके, क्योंकि पेन कैसा है क्रोनिक, लंबे समय से पेन चल रहा है, तो जो लंबे समय तक वो पेन को कंट्रोल करेगा, क्योंकि ऑपरेशन हुआ उसके अंदर पेन होने की बहुत ज्यादा चांस है, तो उसको लंबे समय तक पेन को ट्रीट करना है, तो यानी ड्रग दे रहे हैं वो स्लोली एब्जॉर्ब होनी चाहिए। तो कौन से रूट के द्वारा ड्रग स्लोली एब्जॉर्ब होती है, ट्रांसम्यूकोजल नहीं, इसके द्वारा बहुत फास्ट ड्रग एब्जॉर्ब होती है। पेरेंट्रल रूट के भी बहुत ज्यादा फास्टली ड्रग एब्जॉर्ब होती है। ट्रांसडर्मल रूट, हाँ बेटा ट्रांसडर्मल रूट के द्वारा जो मेडिकेशन होती है स्लोली कहाँ पे जाती है, अपने सर्कुलेटरी सिस्टम में स्लोली जाती है, जिससे क्या होगा, लॉन्ग टाइम पेन कंट्रोल रहेगा, लंबे समय तक पेन कंट्रोल रहेगा, तो यही सबसे इफेक्टिव मेथड है। इंट्रास्पाइनल बेटा ये भी तुरंत फास्टली एब्जॉर्ब होता है, तो ऑप्शन सी राइट चला जाएगा। क्यों, क्योंकि स्लोली एब्जॉर्ब होगा जिससे लॉन्ग टाइम पेन कंट्रोल रहेगा। ठीक है बेटा, आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द टाइम फ्रेम within which the telephonic or verbal order for medication should be verified and signed by the physician? यदि किसी फिजिशियन ने बोला कि एक पेशेंट को फीवर है और उसको पैरासीटामोल देनी है और ये फोन पे ऑर्डर दिया है कितना देनी है, 650 mg पैरासीटामोल देनी है, ये फोन पे ऑर्डर दे दिया, तो नर्स को क्या करना चाहिए, उस ऑर्डर को लिख लेना चाहिए उसको कि पैरासीटामोल 650 mg, और उससे कंफर्म करना चाहिए कितना देना है, बीडी, ठीक है, बीडी देना है, स्टेज देना है अभी, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, तो ये नर्स लिख लेगी, नर्स को लिख लेना चाहिए, फिर डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए कि आप इसको 24 आवर्स के अंदर इसको साइन कर देना है, यानी वेरीफाई कर देना है इसको 24 आवर्स के अंदर जो ऑर्डर लिखा है, ठीक है। तो टेलीफोन पर दिया गया ऑर्डर कितने आवर्स में वेरीफाई कर देना चाहिए, विदिन 24 आवर्स, क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है, 24 आवर्स के अंदर उसको वेरीफाई करवा लेना चाहिए, डॉक्टर के जिसने भी ऑर्डर दिया है उसको साइन करवा लेना चाहिए, ठीक है बेटा, क्वेश्चन भी यही बोल रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
द नर्स टेक ए मेडिकेशन टू ए पेशेंट एंड द पेशेंट टेल्स हर टू टेक इट अवे सिंस ही इज नॉट गोइंग टू टेक इट। तो यानी एक पेशेंट है, उसको मेडिकेशन देनी है पर पेशेंट बोल रहा है कि मैं नहीं लूंगा, तो व्हाट इज द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज द नर्स। नर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए? नर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए? आस्क द प्रिस्क्राइबर टू चेंज ऑर्डर। नहीं बेटा, ये तो नहीं बोलेंगे क्योंकि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उसने बोला है कि ड्रग फिजिशियन ने बोला है ये ड्रग देनी है, तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कैसे देनी है। उसने जिस रूट से देनी है उस रूट से देनी है, जिस रूट से बोला है उस रूट से देनी है। तो ये ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत चला जाएगा। क्रश द पिल एंड फोर्सफुली एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी पेशेंट के साथ कभी भी नहीं कर सकते, उसके भी पेशेंट के खुद अपने एथिक्स है। ठीक है बेटा। हाइड द कैप्सूल इन फूड, हाँ ये कर सकते हैं बेटा कि फूड के अंदर जो ड्रग होती है उसको क्या कर देंगे, हाइड करके, छुपा करके दे सकते हैं। तो ये एक अच्छा मेथड है। ओपन द कैप्सूल, बेटा कैप्सूल को कभी भी ओपन करके नहीं देंगे क्योंकि उसके ग्रेनुल्स बाहर आ जाएंगे। तो ग्रेनुल्स बाहर आ जाएंगे तो अपनी म्यूकोसा को, जो ओरल म्यूकोसा है उसको क्या कर सकता है, इरिटेट कर सकता है। ओरल म्यूकोसा को इरिटेट कर सकता है और ग्रेनुल्स की इफेक्टिवनेस होती है वो भी कम हो सकती है, इसलिए कभी भी कैप्सूल को ओपन नहीं करेंगे। तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हाइड द कैप्सूल इन फूड, हाँ हाइड द कैप्सूल यानी फूड के अंदर छुपा करके पेशेंट को खिला देंगे अपन, ये एक अच्छा रोल होगा। ठीक है बेटा, तो ये ऑप्शन भी आपको समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्लीमेंट्री हेल्थ केयर रेफर्स टू, यानी कंप्लीमेंट्री हेल्थ केयर क्या है? तो कंप्लीमेंट्री हेल्थ केयर क्या है बेटा? कंप्लीमेंट्री हेल्थ केयर क्या है? एक अल्टरनेटिव मेथड होता है। किसका? अल्टरनेटिव मेथड ऑफ मेडिकेशन। अल्टरनेटिव मेथड ऑफ मेडिकेशन है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, इसी के द्वारा क्या किया जाता है, हेल्थ को पेशेंट्स की हेल्थ को क्या किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है। तो ये अल्टरनेटिव मेथड ऑफ मेडिकेशन क्या क्या है? ये अल्टरनेटिव मेडिकेशन क्या है? सिक्स सिस्टम जिसको आप एक क्या बोलते हैं, आयुष। ये अल्टरनेटिव मेथड सिस्टम है। तो इसके अंदर क्या है, सिक्स सिस्टम आते हैं। कौन कौन से हैं? आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। तो कितने सिस्टम हो गए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सिस्टम ऑफ मेडिकेशन। इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट्री हेल्थ केयर सिस्टम। इसके द्वारा क्या है, हेल्थ को इंप्रूव किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, हेल्थ केयर गिवन फ्री कॉस्ट? नहीं बेटा। अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिकेशन, हाँ बेटा, ऑप्शन में बी मिल जाएगा। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप? नहीं। हेल्थ केयर डिलीवर एट होम? नहीं। ये अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिकेशन है जिसके अंदर क्या क्या है, आयुष है, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथ। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिकेशन? इसमें से इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिकेशन कौन सा है, कौन सा नहीं है? यूनानी है, हाँ बताया था मैंने। आयुर्वेदा है। फेंग शुई? नहीं बेटा, ये नहीं है। तो ऑप्शन फेंग शुई इज करेक्ट आंसर, यानी ये इंडियन सिस्टम का नहीं है। ठीक है, इंडिया का नहीं है, होम्योपैथ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following healthcare system is one of the indigenous system of medication? इसमें से कौन सा इंडिजियस सिस्टम ऑफ मेडिकेशन का है? बताया आयुर्वेदा राइट आंसर। आयुष याद रखिए आप बेटा, आयुष याद रखिए। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम नहीं, पॉलिक्लिनिक नहीं, एम्प्रेस्टेट नहीं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू कैलकुलेट द डोज ऑफ मेडिसिन फॉर ए चाइल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज? यानी एक बच्चे में मेडिकेशन देनी है तो उसमें ड्रग की डोज को कैलकुलेट करना है।
कैलकुलेट करना है तो कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं? यंग रूल होता है बेटा, क्लार्क रूल होता है, फ्राइड रूल होता है, यानी चारों रूल होते हैं। तो आइए यंग रूल पढ़िए, क्लार्क रूल पढ़िए और फ्राइड रूल। तो देखिए सबसे पहले यंग रूल, सॉरी सबसे पहले होता है फ्राइड रूल। ये कौन से एज तक बच्चों के लिए यूज होता है? 0 to 1 ईयर, 0 to 1 ईयर के बच्चों के लिए फ्राइड रूल यूज होता है। तो क्या होता है कि चाइल्ड डोज, यदि किसी में चाइल्ड डोज देनी है, चाइल्ड डोज देनी है, चाइल्ड डोज देनी है, तो यानी क्या होगा? एज ऑफ चाइल्ड, बच्चे की चाइल्ड किस में होनी चाहिए? मंथ में होनी चाहिए, बटा 150 एंड अडल्ट डोज से मल्टीप्लाई कर देनी है। अडल्ट डोज जितनी भी है उससे मल्टीप्लाई कर देनी चाहिए। यही फ्राइड रूल है, यही फ्राइड रूल है। ये इंपॉर्टेंट है कि मंथ में एज होनी चाहिए बेटा, मंथ में एज होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा रूल होता है यंग रूल, यंग रूल या यंग फॉर्मूला, यंग फॉर्मूला। तो इसका क्या है बेटा? ये कब से कब होता है? ये 1 ईयर से 12 ईयर के बच्चों के लिए, 1 ईयर से 12 ईयर के बच्चों के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? यंग फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इसमें चाइल्ड डोज को कैलकुलेट करना है बेटा, चाइल्ड डोज को कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा? एज ऑफ चाइल्ड, एज ऑफ चाइल्ड। और ये ये एज कैसी होनी चाहिए? ईयर्स में होनी चाहिए बेटा, ईयर में होनी चाहिए, बटा एज ऑफ चाइल्ड, एज ऑफ चाइल्ड जितनी भी एज है उसमें क्या कर देना चाहिए? +12 करना चाहिए। और एज कितने में होनी चाहिए? ईयर के अंदर होनी चाहिए बेटा, +12 करना है। फिर अडल्ट डोज से कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या है? यंग फॉर्मूला है। तो थर्ड फॉर्मूला यूज होता है बेटा, थर्ड फॉर्मूला है क्लार्क फॉर्मूला। और क्लार्क फॉर्मूला क्या होता है? क्लार्क फॉर्मूला होता है, ये वेट पे डिपेंड होता है बेटा, वेट पर, कोई एज रिलेटेड नहीं है, ये वेट रिलेटेड है। तो वेट रिलेटेड है तो क्लार्क फॉर्मूला क्या है कि चाइल्ड डोज क्या होनी चाहिए? कि वेट होना चाहिए बच्चे का, वेट ऑफ चाइल्ड बच्चे का वेट होना चाहिए। किस में होना चाहिए? ये होना चाहिए पाउंड के अंदर होना चाहिए बेटे, पाउंड के अंदर होना चाहिए, बटा 150 एंड उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अडल्ट डोज से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बेटा क्या है? क्लार्क फॉर्मूला है। तो 3 फॉर्मूला यूज होते हैं बच्चों के लिए ड्रग की डोज को कैलकुलेट करने के लिए। कौन सा? 0 से 1 ईयर के बच्चों के लिए फ्राइड यंग फॉर्मूला होता है, 1 to 12 के लिए, और वेट से रिलेटेड होता है क्लार्क फॉर्मूला। तो आई होप ये भी आपको समझ आया होगा, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कैलकुलेशन ऑफ पेडियाट्रिक डोज ऑफ मेडिकेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 1 ईयर, यानी एक से छोटे बच्चों के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? तो बताया मैंने, 1 ईयर से छोटे बच्चों के लिए फ्राइड रूल यूज होता है, फ्राइड रूल होता है बेटा। और 1 से 12 तक के लिए यंग, ठीक है बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, व्हाट इज द बेस्ट एंड एक्यूरेट मेथड ऑफ मेजरिंग मेडिकेशन डोज ऑफ इन्फेंट एंड चिल्ड्रन? तो बेटा सबसे बेस्ट होता है कि पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग डोज देनी चाहिए। पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग डोज देंगे तो सबसे बेस्ट मेथड होता है ये। तो वेट के अकॉर्डिंग देना चाहिए बेटा, वेट के अकॉर्डिंग देना चाहिए। यदि 50 वेट है तो उसमें कितनी ड्रग देनी है? 40 है तो इसमें कितनी देनी है? यानी इसको एज से रिलेटेड मत करो, वेट सबसे बेस्ट मेथड होता है, ठीक है बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ए ड्रग ऑर्डर स्टेट नेम्बुटाल ग्रेन 3HS देनी है, नाइट में देनी है कितना? 3 ग्रेन, GR का मतलब होता है ग्रेन, एंड नर्स हैज ऑन हैंड 100 mg कैप्सूल, नर्स के पास 100 mg कैप्सूल है तो नर्स गिव 3 ग्रेन देना है। तो एक ग्रेन एक ग्रेन में कितना होता है बेटा? 65 mg होना चाहिए। और तो अपन को देना है 3 ग्रेन देनी है, 3 ग्रेन देनी है। तो 65 × 3 कितना होगा? 95 mg देना है। और अपने पास क्या है? 100 mg का कैप्सूल है तो नर्स को कितने कैप्सूल देने चाहिए? तो अप्रोक्स 2 कैप्सूल देना चाहिए, 2 कैप्सूल देगी, यानी 2 कैप्सूल दे देना चाहिए, यानी 200 mg के आसपास हो जाएगा। देना कितना है? 195 mg हो जाएगा आराम से। तो कितने कैप्सूल देने चाहिए? 2 कैप्सूल देने चाहिए। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। यानी 3 ग्रेन ऑर्डर में है, 3 ग्रेन ऑर्डर में है तो 3 ग्रेन का मतलब 195 mg। और अपने पास कैप्सूल क्या है? एक कैप्सूल में कितना है? 100 mg।
100 mg, देना कितना है 195 mg, तो 100 mg के 2 कैप्सूल दे सकते हैं अपन, 2 कैप्सूल दे देंगे बेटा, 2 कैप्सूल दे देंगे। तो क्वेश्चन में तो यही पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मॉर्फिन सल्फेट 2.5 mg IV पिकी बैग इन 10 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन इज प्रिस्क्राइब, यानी 10 ml नॉर्मल सलाइन में 2.5 mg देना है क्या, मॉर्फिन सल्फेट, ये प्रिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। द मेडिकेशन लेबल रीड्स, मेडिकेशन लेबल में क्या है 1/15 ग्रेन पर ml, ये क्या है मेडिकेशन के लेबल पे, जो भी मेडिकेशन है उसके लेबल पे लिखा हुआ है। द नर्स प्रिपेयर टू ऐड हाउ मेनी ml ऑफ मॉर्फिन सल्फेट टू 10 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन, यानी नॉर्मल सलाइन में कितने ml नॉर्मल सलाइन में कितने ml मॉर्फिन सल्फेट ऐड करेगी, क्योंकि 10 ml में कितना मिला हुआ है 2.5 mg, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2.5 mg रेडी करना है कितना 10 ml के अंदर, ठीक है। और ये प्रिस्क्रिप्शन अपन को जो लेबल पे ये लिखा हुआ है, तो 1/5 ग्रेन पर ml, तो यानी 1/15 कितना हो गया, 1 ग्राम में कितना 65/5 हो गया, क्योंकि 1/15 ये हो गया, यानी ये काटेंगे 4 के बराबर, यानी 4 mg पर ml हो गया, 4 mg पर ml, यानी 1 ml के अंदर कितना है 4 mg, देना कितना अपन को 2.5 mg, 2.5 mg, तो 2.5 mg में अपन देंगे 4 का भाग, कितना आ जाएगा देखिए 0.62 ml, 0.62 ml आ जाएगा बेटा, और 0.62 ml अपन को 10 ml NS के अंदर मिक्स करना होगा। तो ऑप्शन क्या बोल रहा है कि 0.62 ml, देखिए हाँ फर्स्ट आंसर पॉइंट, यानी 2.5 mg देने के लिए 2.5 mg के लिए 0.62 ml मॉर्फिन सल्फेट को ऐड करना होगा। बेटा आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। ओके बेटा, थैंक यू, मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास के अंदर।